परफेक्ट, थैंक यू। ऑल राइट, सो जल्दी से देख लेते हैं फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली आपका सेल किस प्रकार से काम करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से एक रिसेप्टर है, ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और ये है हमारा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, यानी सेल के ऊपर पाए जाने वाली लेयर। गाइस रिमेंबर दिस थिंग, ये जो लेयर आप देख रहे हो ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज है, ओके, फोस्फोलिपिड, सॉरी फोस्फोलिपिड्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन हमारी बेसिकली फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, इसी के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं और इसी के ऊपर इंटरली सेलुलर रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो रिसेप्टर का करने का तरीका है दैट इज बेसिकली योर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो आपके फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल किस किस प्रकार के हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, किस किस प्रकार से ड्रग काम करती है। जो नंबर 1 रिसेप्टर होते हैं हमारे दैट इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तो अर्चना इसका मतलब है कि ये आयन से रिलेटेड है, यस, ये आपके बेसिकली आयंस को अंदर करते हैं, यानी कि मेडिसिन का काम था रिसेप्टर को खोलने का। फॉर एग्जांपल लोरेज़ेपाम, लोरेज़ेपाम एक ऐसी ड्रग होती है जो कि गाबा रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। आपका गाबा रिसेप्टर जो है न्यूरॉन के ऊपर पाया जाता है। ये गाबा रिसेप्टर जैसे ही आपके यहाँ पर कनेक्टेड था, लेकिन लोराज़ेपाम ने क्या किया, गाबा रिसेप्टर को खोल दिया, ओपन कर दिया। तो जैसे ही रिसेप्टर ओपन हुए वैसे ही अंदर क्लोराइड, बहुत सारे क्लोराइड अंदर एंटर कर गए। और यू नो व्हाट, नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी मदद से आपके जो सीजर थे वो एकदम से रुक गए, शांत हो गए। तो गाइस इस प्रकार की जितनी भी हमारी मेडिकेशंस होती हैं, all these medications are particularly your ligand gated ion channels, okay, is it clear? तो आपको ये नहीं भूलना है। फिनेटोइन आपका इसी प्रकार काम करता है, लोरेज़ेपाम आपका इसी प्रकार काम करता है। काम कैसे करता है, बेसिकली आपके जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को खोल के क्लोराइड, नेचुरली हमारी बॉडी में क्लोराइड प्रेजेंट है, उस क्लोराइड को एंटर करवाकर पूरे तरीके से एक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड देन आफ्टर सीजर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप होता है रिसेप्टर का गाइस, उसका नाम होता है जी प्रोटीन। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जिसने फार्मा ढंग से पढ़ी उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि जी प्रोटीन्स काफी कॉमनली पाए जाते हैं। तो गाइस मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ये सेल बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हो राइट, और ये जी प्रोटीन्स ये आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली इंट्रासेलुलर डोमेन। क्या बोलते हैं अर्चना इसे, इंट्रासेलुलर डोमेन। ये रेड कलर का जो आप देख पा रही है इंट्रासेलुलर डोमेन के बाहर रिसेप्टर होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है। जैसे ही आपका रिसेप्टर यहाँ बाइंड होगा ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से करंट पास करेगा किसके अंदर, आपकी जी प्रोटीन के अंदर। यही जी प्रोटीन क्या करती है, फर्दर आपके जो फोस्फोलिपिड लेयर है आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ने का काम करती है। नाम क्या है, फोस्फोलाइपेज, ओके। एंड जैसे ही आपका ये जो सेल है ये ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि आपके कैल्शियम को स्टोर करता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रिलीज करता है अपने आप को, क्या, कैल्शियम। कैल्शियम के रिलीज होने से यहाँ पर एक और चीज रिलीज होती है, नाम है प्रोटीन काइनेज। और यही प्रोटीन काइनेज क्या करता है, आपके जो चैनल्स होते हैं सेल के उन सबको हर तरफ से खोल देता है, जिसकी मदद से आपके पॉजिटिव चैनल्स कहां चले जाते हैं, सेल के अंदर। और आपको पता होगा पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल हाई होना, कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल क्या करते स्टार्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो ध्यान में रखना है आपको, ये नॉर्मल मैकेनिज्म था। अब अर्चना अगर आपको बीपी नहीं बढ़ाना, यू वांट कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो, तो आप यहाँ पे ब्लॉकर लगा दोगे जिसकी मदद से ये फोस्फोलाइपेज को ब्लॉक कर देगा, कोई पॉजिटिव चीज अंदर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से वो मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर आपकी बॉडी में नेचुरली ऐसा हो रहा है तो मेडिसिन से आप इस चीज को ब्लॉक कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको रिसेप्टर का नाम। इस रिसेप्टर का नाम होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर बेसिकली कैसे काम करते हैं, जैसे ही आपका कोई भी नेचुरली नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, कोई भी नेचुरली
जो बॉडी में रिलीज होते हैं हमारे केमिकल्स, वो केमिकल्स जैसे हमारे सेल से बाइंड करते हैं और फॉर एग्जांपल एकदम से मुझे शेर दिख गया, ओके, और जैसे मैंने शेर को देखा मेरी बॉडी ने नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर दिए और मेरी बॉडी ने नेचुरली नॉन एपिनेफ्रिन को क्या किया, रिलीज किया, और वो नॉन एपिनेफ्रिन जगह जगह जाके मेरे जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उनके साथ अटैच कर जाते हैं और ये इंट्रासेलुलर डोमेन फर्दर आपकी जो जी प्रोटीन्स हैं जो सेल के अंदर पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स होती है G2 GQ, बट हमारे काम की फिलहाल GQ है, नॉट G2 सॉरी, GQ, इसके साथ वो बाइंड करता है और वही मैकेनिज्म स्टार्ट, फोस्फोलाइपेज होगा एंड देन आफ्टर प्रोटीन काइनेज एंड देन आफ्टर कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है जो कि सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक चैनल्स को ओपन कर देते हैं, पॉजिटिव चैनल्स अंदर चले जाते हैं और आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, व्हाटएवर जो भी होती है वो सब टेक्स प्लेस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? परफेक्ट। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक, यानी कि इनको जो पानी है वो पसंद है, ओके, एंड इसका मतलब क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। ध्यान में रखना ये बात, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यस, ओके ओके, लेट मी ऐड, ऑलराइट। सो लाइगेंड गेटेड क्लियर हो गया सब लोगों को? जी प्रोटीन क्लियर हो गया। अब इसी जी प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब ब्लॉकेज होगी तो कैसे होगी, एक रिसेप्टर आके यहाँ लगेगा और ये जी प्रोटीन को रिलीज करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, अंदर रचना इनिबिट कर रहा है, यानी ऐसी ड्रग्स जो जी प्रोटीन को इनिबिट करती हैं वो सारा कुछ ही इनिबिट कर देती हैं और जिसकी वजह से आपका जो इन्वर्ट था, जो आपका पॉजिटिव इन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होता है और रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का जो रिसेप्टर आता है हमारे पास, नाम है ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर। ऊपर अर्चना क्या था, प्रोटीन से रिलेटेड था, ओके। अभी मैं कौन सा बोल रही हूँ, ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर। गाइस ये बेसिकली जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके इंसुलिन वगैरह जो होता है ना इसी प्रकार से काम करते हैं। तो होगा क्या इसके अंदर, आपका जो रिसेप्टर है पर्टिकुलरली दिस रिसेप्टर हैज सम चैनल्स, इंसुलिन यहाँ आके बाइंड करता है और फिर ये फर्दर रिलीज करता है ट्रायोसिन काइनेज को, जो कि इस पूरे सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ओके। एंड चेंज करने से फिर क्या होगा, सेम जो यहां पर हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, फोस्फोलाइपेज होगा, एक्टिविटी होगी, पॉजिटिव अंदर जाएंगे और जनरेशन हो जाएगी, सेल एक्टिवेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस, लेकिन तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका तीनों का अलग अलग है। अगर मैं लाइगेटेड की बात करूं तो वो नर्व्स के ऊपर काम करता है, लेकिन आयंस को अंदर डाल रहे हैं। कौन से आयंस? नेगेटिव आयंस को। नंबर 2, अगर मैं बात कर रही हूँ जी प्रोटीन्स की, तो वो पॉजिटिव आयंस को अंदर डालते हैं कि लेकिन किस प्रकार से, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करके। तो यहाँ ध्यान में रखनी है बात, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर। नेक्स्ट, तीसरा जो हमारे पास आता है ट्रायोसिन, ये कैसे काम करते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, पर्टिकुलर इंसुलिन के ऊपर काम करते हैं और ये भी आपके सेकंड मैसेज जो है मैसेंजर, यानी ये सेकंड मैसेंजर, इसको एक्टिवेट पूरा करते हैं सेम, लेकिन शुरुआत जो होती है वो इंसुलिन से स्टार्ट होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ओके। तो गाइज अब आपको यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने बात कर रहे हैं सेल के अंदर की, ये किसकी बात करी हमने अभी तक, सेल के बाहर। इज इट क्लियर? सो गाइज मेक श्योर, फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चंस हमेशा उठ के आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फार्मा इसके ऊपर बेस्ड है आपका। तो जब हमने शुरुआत की थी तो हमने डिस्कस किया कि हमारे सेल के अंदर दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक सेल से बाहर और एक सेल के अंदर। सेल के जो बाहर वाले होते हैं, दैट दीज शुड बी हाइड्रोफिलिक, यू नो, मतलब कि वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, ओके, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कुछ भी बोल सकते हो आप। बेसिकली उनको रिसेप्टर के ऊपर टच करना है, अटैच करना है, ताकि वो अंदर एंटर कर सके, और ये साइज में क्या होंगे, बड़े होंगे, इसीलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो सीधा ऊपर से रिसेप्टर पे अटैच कर ही अंदर मूव कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर उन रिसेप्टर्स की जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट, ओके। इंट्रासेलुलर, तो गाइज ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, इनको पानी से क्या लगता है, डर, और इनका साइज क्या है, स्मॉल। ये कौन से होते हैं, हमारे स्टेरॉइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये कैसे काम करते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं काम। तो गाइज
ये अपने आप ही एंटर कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली इनको। हाइड्रोफोबिक है एंड स्मॉल, बहुत आसान। अब देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, मान लो अर्चना एक तरफ खड़ी है और महक एक तरफ खड़ी है, और इनको, महक को और अर्चना को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तो महक अपना फेस इस तरफ कर लेगी, अर्चना अपना फेस इस तरफ कर लेगी, और मैं बहुत आसानी से अंदर एंटर कर जाऊंगी। समझ में आ रही है चीज आपको? क्योंकि लिपिड से बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो पानी वाली चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि पानी वाली चीज कैसे अंदर आ रही है, वो इस तरीके से अंदर आ रही है क्योंकि वो बाकी सारी चीजें हट जाती हैं, उसके लिए ओपन हो जाती हैं। गॉट माई पॉइंट? सो यहाँ पे होगा कैसे, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्रॉस कर जाएंगी बहुत इजीली, ओपन करके वो एंटर अंदर कर जाएंगी, और जैसे ही वो एंटर करती हैं आपके सेल के अंदर, जो सेल के अंदर आपका रिसेप्टर होगा वो वहां पर अटैच करेंगी। ओके, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बाइंड वेरी इजीली। नेक्स्ट, तो मैम ये बाहर क्यों नहीं अटैच हुई, अंदर ही क्यों आए? क्योंकि गाइस ये काम करने वाले आपके डीएनए के ऊपर, ये काम करने वाले पर्टिकुलरली आपके ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, अपने +2 में शायद पढ़ी थी, हाँ बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड बनते हैं और कोडों को पढ़ा जाता है और प्रोटीन बनाई जाती है, दैट इज योर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो गाइस यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स जो सिर्फ इंट्रासेलुलर काम करती हैं, ये ड्रग्स एंटर कर जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करेंगे और आपके डीएनए के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ड्रग्स कर गई एंटर अर्चना। नाउ अब ये क्या करेंगी, डीएनए से क्या बनता है हमेशा, आरएनए, तो आरएनए बनेगा और उसके बाद क्या बनेंगी, प्रोटीन्स। अब आपकी बॉडी उस तरीके से काम करेगी जिस तरीके से ये प्रोटीन बनी हुई है, टू प्रोड्यूस सेलुलर रिस्पॉन्स। इट विल टेक टाइम टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। इसीलिए गाइस यू शुड नो दैट स्टेरॉइड काफी लंबे समय के लिए चलते हैं, पेनिसिलिन जी काफी लंबे समय के लिए चलती है। ये ड्रग्स जो बहुत लंबे समय के लिए काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका असर ही बहुत आराम आराम से धीरे धीरे आता है। यहां से जो बात जो आपको पता थी, ये कहां से निकली है, ये निकली है यहां से, बिकॉज ये डीएनए के ऊपर काम करती है, जिसमें धीरे धीरे आरएनए बनेगा, धीरे धीरे प्रोटीन बनेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में असर आएगा। तो इंट्रासेलुलर ड्रग्स हमेशा स्लो होती हैं, धीरे धीरे काम करती है, लंबे समय तक काम इनका चलता है। इन दिस ऑल इट विल टेक टाइम, तो इंट्रासेलुलर ड्रग्स विल टेक टाइम, इसीलिए इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म हम प्रिस्क्राइब किया जाता है, बिकॉज दे विल पर्टिकुलरली वर्क ऑन योर डीएनए, ऑन योर प्रोटीन्स। ओके, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि देयर आर सम काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं या तो वो जी प्रोटीन पे काम करेंगे, या तो वो लाइगेंड पे काम करेंगे, या तो ट्रायोसिन पे काम करेंगे। और जो अंदरूनी रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, या तो वो काम करेंगे आपके पर्टिकुलरली एक ही पे काम कर रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स इट, पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अगर क्वेश्चन आता है तो एम्स वाले पूछ लेते हैं कई बार, तो ट्रांसक्रिप्शन। एंड गाइस एनक्लेक्स वालों को यहाँ पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, जो रटना नहीं है समझना है बस। जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं उनको रटना पड़ सकता है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कुछ भी, बट फॉर एनक्लेक्स दिस डाटा विल हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यू, जो मैं बताऊंगी आपको। ओके, बट ज्यादा भी प्रेशर नहीं डालना है दिमाग में, बस इतना याद रखना जितना मैं बता रही हूँ। या ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, पेशेंट इज गेटिंग लार्ज डोज ऑफ ड्रग, पेशेंट को बहुत हाई डोज ड्रग चल रही है। ड्रग बाइंड ऑन अ लॉट ऑफ रिसेप्टर्स। आप मान लीजिए मैंने अर्चना को लैक्टिक्स की बहुत हाई डोज दे दी। अब अर्चना आपकी बॉडी में रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, यह भी हमें बताना चाहिए कि हाई डोज में कैसे काम करते हैं, और अगर टॉलरेंस हो जाती है तब कैसे होती है बॉडी में। तो वो भी हमारे कौन कर रहे हैं, महक, हमारे रिसेप्टर ही काम कर रहे हैं। तो गाइज जब भी पेशेंट बहुत ही लार्ज मात्रा में कोई ड्रग ले लेता है, ड्रग बाइंड अ लॉट ऑफ रिसेप्टर, सेल्स आर लाइक अरे बस करो, मुझे और नहीं चाहिए ये ड्रग, मेरे सारे रिसेप्टर बुक हैं, अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची है, मैं कहां पे इनको डालूं, राइट। तो होता क्या है, आई एम गोइंग टू डिसेंसिटाइज माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, डिसेंसिटाइज, कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कितनी ड्रग अब दे ही जाओ। शुरुआत में आपकी बॉडी इस हिसाब से काम करती है, मैनेज करती है, हाई डोज देने पे आपकी बॉडी कोप अप करेगी, डिसेंसिटाइज करेगी सेल को कि भाई अब और नहीं ले सकता, मैक्सिमम ले चुके हैं, एंड इट विल डिक्रीज द रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स की जो बाइंडिंग है उनको कम कर देती है। कैसे कम करती है, आओ देखते हैं। सो गाइस होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म आती है टैकीफाइलैक्सिस, क्या आता है, एनाफाइलैक्सिस, रिमेंबर टैकीफाइलैक्सिस। ओके, एनाफाइलैक्सिस का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन बहुत हाई लेवल पे है।
टैकीफाइलेसिस आपका बेसिकली ड्रग की वजह से किया जाने वाला जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज बेसिकली टैकीफाइलेक्सिस। ओके, इसमें होता क्या, बॉडी करती क्या है, हमारी बॉडी रैपिड रिस्पॉन्स देती है। ओके, ऑलराइट, लेट मी शो यू। अब आप यहाँ पे देखिए, ये रहे मेरे रिसेप्टर्स, ये सब बुक हो गए हैं ड्रग्स की मदद से, और बुक हो गए। अब यहाँ पे फोस्फेट ने क्या कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया कि भाई बस करो, अब नहीं मैं और ले सकता। तो अब आपके और रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे, तो इनएक्टिवेट करते हैं। ये जो पी रिसेप्टर है आपके, ये जो फोस्फेट्स है आपके, ये क्या करते हैं, इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपकी प्रोटीन काइनेज जो पाया जाता है सेल के अंदर ही, ये क्या करेगा, इनको यहां से हटाने की काम करेगा कि भाई यहां से रिमूव हो जाइए। ओके, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज, पहले तो बहुत रिस्पांस हुआ है ना बॉडी के अंदर, तो ये वही रिस्पांस है, बहुत ज्यादा जो रिस्पांस आया है ड्रग की वजह से, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसका मतलब क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं फालतू का कंटेंट, इसलिए पढ़ रहे हैं, टैकीफाइलेक्सिस का मतलब है रैपिड रिस्पांस, बॉडी एकदम से बहुत रिस्पांस देगी, इनिशियल डोज पे काफी रिस्पांस देगी। एंडोसाइटोसिस टू दी रिसेप्टर, वो अपने ही रिसेप्टर्स को क्या करेगी, इंजेस्ट कर जाएगी कि प्लीज और जाके ना लगिए। इसे क्या बोला जाता है, टैकीफाइलेक्सिस। ये शुरुआती है, लेकिन हाई डोज ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स टू बॉडी। अब क्या होगा अगर आप लंबे समय तक के लिए हाई डोज लेते हो, तो क्या हो सकता है, तो गाइज व्हाट विल हैपन, टॉलरेंस, बॉडी किस में चली जाएगी, टॉलरेंस में चली जाएगी। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा किसी को हाई डोज देते हैं, टैकीफाइलेक्सिस में अगर बॉडी रहती काफी लंबे समय में, तो बॉडी टॉलरेंस में चली जाती है, जिसमें क्या होता है, क्रोनिक रिस्पॉन्स, दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे। ओके, एंड रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ड्रग सेम लाइक अप इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म रिसेप्टर्स। यानी कि इसका बोलने का मतलब क्या होता है कि आपके सेल के अंदर एक गोस्ट आ जाएगा, भूत आ जाएगा। आपको मैं 200 mg दूंगी, वो 100 mg तो खत्म कर देगा आपकी बॉडी में, और 100 mg बचेगा। तो आपका जो असर है अब वो क्या हो चुका है अर्चना, कम हो चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी में टैकीफाइलेक्सिस की स्टेट ने क्या किया, आपके रिसेप्टर्स को डैमेज कर दिया। तो आपको उस असर को लाने में काफी ज्यादा डोज जो है वो पेशेंट को देनी पड़ेगी। इसे बोला जाता है टॉलरेंस, कि पेशेंट जो है वो टॉलरेंट हो चुका है, यानी अब उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई मात्रा में हो रहा है। जो मुझे 10 mg पे असर मिल रहा था, वो अब मुझे 100 mg पे असर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी के रिसेप्टर्स की क्या हो चुका है, एंडोसाइटोसिस। इज इट क्लियर अर्चना? ओके, सो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, increase the actual dose, overcome the decrease the effect. If you need effect, increase the dose. Simple. ज्यादा असर चाहिए तो डोज को बढ़ा दीजिए। तो गाइस, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। हमने दो टाइप के रिसेप्टर्स पढ़े, एक तो हमने इंट्रासेलुलर पढ़े, एक हमने एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़े। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि भाई अगर किसी को ज्यादा मात्रा में डोज, जैसे कोई लोग शराब बहुत ज्यादा मात्रा में पीना स्टार्ट कर देते तो उनकी बॉडी टॉलरेंट कैसे होती है, ऐसे होती है। स्टार्टिंग में टैकीफाइलेक्सिस होता है और धीरे धीरे टॉलरेंस में चली जाती है, क्योंकि उनके खुद के ही जब वो हाई डोज लेते हैं उसी वक्त आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म करने वाले पार्टिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अल्कोहल, लीवर के कौन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे? यस गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी, लीवर में ऐसे कौन से एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं या फिर इनहिबिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल? यस, please type your answer, please type your answer. Please type your answer. And guys, मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, C6450, गुड। बट दिलप्रीत, व्हाट काइंड ऑफ मेरा पूछने का मतलब है कि इनहिबिटर्स या इंड्यूसर्स? आर यू श्योर? भूल गए हो क्या कल क्लास नहीं लिया परसों? फिर बताओ, अल्कोहल, स्मोकिंग इंड्यूस करते हैं या इनहिबिट करते हैं? इंड्यूस करते हैं, या गुड, ऑलराइट, ओके। एंड गाइस, मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करूंगी, जो हमारी स्मार्ट क्लास चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो डोंट वरी, ओके, आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड क्लास, आपको मिल जाएगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ, ओके डन। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज, एंड देयर आफ्टर हम रेस्पिरेटरी स्टार्ट करेंगे। रिसेप्टर सबको क्लियर हो गए? कोई डाउट किसी को? ऑलराइट, फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में एक आता है बी और एक आता है ए, यानी कि बी इज वेरी फास्ट एंड शोइंग रिजल्ट्स,
A is not that fast but long term it is there. तो गाइज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों का नाम है पोटेंसी एंड एफिकेसी या एफिशिएंसी भी बोल सकते हो आप। ओके, पोटेंसी एंड एफिकेसी, एंड एनक्लेक्स लव दिस टॉपिक। एनक्लेक्स में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं क्योंकि उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ओके, जो आप सुनते हो ना ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस, अर्चना वो बेसिकली एफिशिएंसी एफिकेसी होती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस। यानी क्या है ये रंजना, अगर आपकी ड्रग फास्ट काम कर रही है और रिजल्ट बड़े अच्छे दिखा रही है, दैट इज योर पोटेंसी। द ड्रग इज वेरी पोटेंट बिकॉज दैट ड्रग इज शोइंग रिजल्ट्स वेरी फास्ट। बट व्हाट इज एफिकेसी? द ड्रग इज नॉट दैट फास्ट बट लॉन्ग टाइम रिस्पॉन्स एंड 100% रिस्पॉन्स। ओके, यानी अगर मैं बोलूं अर्चना की 10 mg आपको मैंने दी पोटेंट ड्रग, सॉरी 10 mg मैंने आपको पीसीएम दिया और मैंने आपको 200 mg मैंने दिया डोलो, लेकिन 10 mg पीसीएम ने काफी अच्छा असर दिखाया 100%, दैट इज द एफिकेसी। ओके, एंड तो इसका मतलब ये होता है कि जो डोज होती है ना, डोज सेम रहेगी, फर्क नहीं पड़ता है, डोज चाहे आप सेम दो लेकिन असर अगर लंबे समय तक के लिए रह रहा है, दैट इज योर एफिकेसी। मैंने रख लिया पास में। Okay, so guys, B is your potency, A is your efficacy. So potency का मतलब है less dose response seen first, कम डोज में भी असर बहुत जल्दी दिख रहा है। और efficacy में क्या होता है? maximum response of the drug, 100% आपको जब response दिखाई देता है, that is basically your efficacy। MCQs आएंगे नीचे, इसीलिए थोड़ा एक्टिव रहना। Okay, in clinical setting, efficacy is 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी। तो ध्यान में रखना, एफिकेसी को ही मेजर किया जाता है और वही ड्रग सबसे अच्छी मानी जाती है जिसकी एफिकेसी क्या होती है? 100% होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, एफिकेसी को ही क्या बोला जाता है? ड्रग ऑफ चॉइस। हाइपरलिपिडीमिया, और आपको पता है जब भी लिपिड्स बढ़े हुए होते हैं आप हमेशा स्टैटिन्स देते हो। एग्जाम्पल बता सकते हो अर्चना मुझे? अटोरवास्टेटिन, काफी कॉमनली ड्रग यूज किया जाता है एम्स में, तो मतलब कार्डियो में तो कॉमन ही है ये। सो वी वांट टू डिक्रीज द एलडीएल लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो आप क्या देते हो पेशेंट को? स्टेटिन्स। क्यों? क्योंकि 100% काम करती है। सो दैट विल बी दी ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट, अच्छा क्यों हम लोग ये क्यों देखते हैं? बिकॉज जिसके जितने ज्यादा साइड इफेक्ट कम, वो उतनी ज्यादा अच्छी ड्रग। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर भी आप ड्रग ऑफ चॉइस को चूज करते हो जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और एफिकेसी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं नॉक्टर्नल डायरेसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेस्मोप्रेसिल। तो ये डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? थोड़े कम रहते हैं। नेक्स्ट, थेरेपेटिक इंडेक्स। आपके सामने एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो कि डिजायर्ड इफेक्ट था मेरा ये पॉइंट। ओके अर्चना, अगर मैं ऐसे रखूं तो 50% जो लोगों ने मुझे डिजायर्ड इफेक्ट दिखाया इधर, लेकिन थोड़ा ही दूर आप देख सकते हो टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो गाइज ये जो बीच का जो इंडेक्स है ना, इसे क्या बोला जाता है? थेरेपेटिक इंडेक्स। इसका मतलब क्या अर्चना? डिजायर्ड इफेक्ट आने के बाद टॉक्सिक इफेक्ट आने के बीच के टाइम। यस, वेरी गुड। एंड गाइज यू नो व्हाट, इसके ऊपर एमसीक्यूज आता है। एम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, लेकिन आपको एनक्लेक्स में क्वेश्चन आएंगे इसका थेरेपेटिक इंडेक्स निकाल लो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को, टॉक्सिक इफेक्ट्स को और डिजायर्ड इफेक्ट को माइनस करोगे। ओके, दिस विल बी योर TD एंड DE। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी द थेरेपेटिक इंडेक्स। शिवाली, इज इट क्लियर व्हाट इज थेरेपेटिक इंडेक्स? It is a distance between your toxic effects to your desired effect। आपका जो डिजायर्ड डोज, जो डिजायर्ड इफेक्ट है से लेकर टॉक्सिक इफेक्ट आने तक के बीच का जो इंटरवल होता है, इसे बोला जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स। डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉल, ओके, जिसका जितना ज्यादा कम थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसका जितना ज्यादा कम थेरेपेटिक इंडेक्स वो उतनी ही खतरनाक ड्रग, जिसका जितना ज्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स वो उतनी ही अच्छी ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन जी, कितना ही डोज दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका थेरेपेटिक इंडेक्स काफी ज्यादा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
कितने दे दीजिए, उनका भी आपको थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज थेरेपेटिक इंडेक्स? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर डिजायर्ड इफेक्ट टू द टॉक्सिक इफेक्ट एंड इट्स अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंडेक्स। ओके, स्मॉल इंडेक्स का मतलब क्या है, थेरेपेटिक जो आपका जो टॉक्सिक है वो ज्यादा है। ओके, एंड लार्ज थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि इतनी ड्रग डेंजरस नहीं है, इट्स ओके। ओके, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर टू योर लॉन्ग लार्ज थेरेपेटिक इंडेक्स कैटेगरी ड्रग्स। एग्जांपल मैं बताती हूँ जिनके स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स हैं और जो आपको रट लेने हैं, भूलने ही नहीं है। जेंटामाइसिन का नहीं भूलना, वार्फ का थेरेपेटिक इंडेक्स नहीं भूलना, थियोफाइलिन का थेरेपेटिक, दैट इज योर होमवर्क। आपको जो मैंने एक चार्ट दिया है उस चार्ट पे ये सब ड्रग्स मेंशन है ना, वहां पे इनका थेरेपेटिक इंडेक्स आपको लिखना है अलग से। डिजॉक्सिन का थेरेपेटिक इंडेक्स, फिनेटोइन का, लिथियम का। किसी और को कुछ और ऐड करना है क्या इसके अंदर? किसी और को कोई और ऐड करनी है ड्रग? डिजॉक्सिन, फिनेटोइन, लिथियम, थियोफाइलिन, वार्फरिन, जेंटा, these are the most common important drugs which have very small therapeutic index. Okay, all right. Check the level of drugs in blood. क्यों? टॉक्सिक लेवल चेक करने के लिए। इसीलिए हमेशा वार्फ जो है उसका जो हम INR इन लेवल जो है वो चेक करते रहते हैं पेशेंट्स के, ताकि ये ड्रग देनी है नहीं देनी है, कैसे देनी है उसके लिए। इज इट क्लियर गाइस? शिवाली, इज इट क्लियर? Yes, everyone. Okay, let me add. Okay, I have added few people. Okay, so दिलप्रीत, कोई डाउट अभी तक आपको जितना मैं बोल रही हूँ उसमें कोई डाउट? Yes, दिलप्रीत, कोई डाउट नहीं है, गुड। शिवाली, आप टाइप भी कर सकते हो, दिल पे टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। हरप्रीत, इज इट ओके? हरप्रीत, अभी तक किसी को डाउट? ओके ओके, वैसे तो मैं आपको सिखाऊंगी निकालना कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आई विल टीच यू इन द क्वेश्चन। मेरा बोलने का मतलब क्या है शिवाली, थेरेपेटिक इंडेक्स वो जगह होती है, वो रेंज है जिसमें डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड इफेक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टॉक्सिक इफेक्ट इज द लास्ट पॉइंट। तो रेंज इंडेक्स मतलब कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये थेरेपेटिक इंडेक्स बोला जाता है। ओके, जिसका जितना ज्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स वो उतनी ज्यादा सेफ, जिसका जितना कम थेरेपेटिक इंडेक्स वो उतनी ही ज्यादा अनसेफ। इज इट क्लियर? निकालना सिंपल, आपने क्या करना है, इनको डिवाइड, इनको माइनस करना है, दोनों को आपस में माइनस करके आपकी रेंज आ जाएगी। जितना टॉक्सिक इफेक्ट, ओके, एग्जांपल चाहिए ना आपको, एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है, डिजिट्स लिखे होते हैं, इसका 50 है, इसका 20 है, या फिर इसका 10 है, इसका 20 है, तो डिजिट्स मेंशन किए गए होंगे, तो आप उन डिजिट्स को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब डिजिट्स में खुद से क्या बनाऊं, क्वेश्चन में आ ही जाएंगे आपके सामने, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ गाइस। अब मेन बात करते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटीज, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सबको पता है एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट क्या होता है। ओके, अगर मैं बताऊं आपको, जस्ट गिव मी सेकंड, ऑलराइट, फुल एगोनिस्ट 100% पॉजिटिव काम होगा। अर्चना, क्या होगा? 100% पॉजिटिव काम होगा। जिस काम के लिए ड्रग गई है वो काम कर कर आएगी, एगोनिस्ट एक्टिवेट कर कर आएगी। ओके, नेक्स्ट पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में 50% काम होता है, 50% काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा फैक्टर क्या होता है, अगर आप एक फुल एगोनिस्ट ड्रग दो और अगर आप एक पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग दो, तो पार्शियल यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती है। ओके, फुल काम करेगी यहाँ पे। यानी कई बार हम अलग अलग ड्रग्स देते हैं ना पेशेंट्स को, तो उसमें दोनों एगोनिस्ट हैं, दोनों का काम ही कुछ एक्टिवेट करने का है, लेकिन पार्शियल वाली एक्टिविटी नहीं होगी, ये ओवरकम कर जाएगी उसको। ओके, एग्जांपल्स आएंगे तब आपको पता लगेगा। अच्छा, इतना मॉडर्न है, कोई क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी। फुल एगोनिस्ट एग्जांपल, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन।
लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी बॉडी एक्टिवेट ना हो, बस स्मॉल अमाउंट में ही बॉडी थोड़ा काम करे, तो मैं क्या यूज करूंगी, पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, ब्यूप्रियोनो, व्हाट इज दिस, ब्यूप्रिनोप्रिन, किसी को मालूम है इस ड्रग के बारे में? आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक दिस इज बेसिकली योर स्मोक या एंटी स्मोकिंग एजेंट। हम स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए ड्रग देते हैं। गुड, जिसने भी आंसर दिया। एफिकेसी इज लेस, इसकी एफिकेसी क्या है अर्चना? लेस है, असर कम करेगी। सो डिक्रीज द डोज नॉर दे यू विल नेवर गेट 100% रिस्पॉन्स। इस ड्रग में आपको 100% तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। मॉर्फिन एक पूरी एगोनिस्ट ड्रग है और ब्यूप्रिनोप्रिन आपकी एक पार्शियल एगोनिस्ट है। तो यहां पर भाई कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन का नाम क्या है? कंपेटेटिव कंपटीशन। ओके, कंपेटेटिव रिसेप्टर्स। एंड यहां पे कौन जीत जाएगा? आपका मॉर्फिन। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, थर्ड रिसेप्टर आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स, इसका मतलब होता है उल्टा। ओके, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे नहीं जाते, तो हमें इसके एग्जांपल्स भी नहीं पढ़ने, बस ध्यान में रखना इनवर्स एगोनिस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स दो टाइप से काम करती है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो अब देखते हैं, मान लीजिए अल्फा 1 ब्लॉकर हमारे पास था। क्या था? अल्फा 1 ब्लॉकर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अल्फा 1 ब्लॉकर, इसने रिसेप्टर पे बाइंड किया, एक्शन की जगह काम किया और इनिबिट कर दिया। दैट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? मान लीजिए डज नॉट बाइंड इट एक्टिव बट जस्ट नेक्स्ट, मतलब कि आपका जो रिसेप्टर होता है उसके मुंह पे जाके नहीं बाइंड करता, उसी कमर पे जाके बाइंड करता है। दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? पीछे से, पीछे की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल फिनॉक्सी। Okay, so they will not bind directly on the receptors, but they will bind at little bit back of the receptor. Okay, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव। इज इट क्लियर गाइस? तो एगोनिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, फुल, पार्शियल एंड योर यस इनवर्स। एंड एंटागोनिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। लेट्स मूव ऑन टू दी रिसेप्टर्स, जो हमारे मेन चीजें हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हम रिसेप्टर्स की। ऑल बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, सारे के सारे लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि रिसेप्टर इज लिटिल बिट अलग, तो क्या आप स्टॉप कर सकते हो वीडियो को। सो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बात किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिसेप्टर्स के बारे में। सेम